अब्बा और अम्मा के झगड़ों से मेरे सर में फिर दर्द शुरू हो चुका था। न जाने क्या मसले थे जो खत्म ही नहीं होते थे। अम्मा को पैसों की हवस थी, वो सारी जिंदगी कब्रिस्तान में नहीं गुजारना चाहती थी। उनका कहना था कि मुझे यहाँ रहना बहुत मुश्किल लगता है, सारी जिंदगी मैंने इन मूर्तों के बीच में ही गुजारी है, ऐसा लगता है कि मैं जीते जी मर गई हूँ, मेरे रहने का कहीं और इंतजाम करो। और अब्बा की एक ही बात थी कि ये घर सरकार की तरफ से मुफ्त में मिला हुआ है, यहाँ न बिजली का खर्चा देना पड़ता है न गैस का बिल, सब कुछ सरकारी है। कहीं और घर लूंगा तो गुजारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेरे काम में इतना पैसा नहीं होता। इस झगड़े का कोई हल नहीं निकलने वाला था। बस सालों से ये झगड़ा ऐसे ही तो था। अब्बा गूगन का काम किया करते थे और अम्मा मैयतों को गौसल दिया करती थी। अम्मा का कहना था कि आखिर कब तक हमें यही काम करते रहेंगे। अब तो खुशी के मौका पर भी सिर्फ गम की खबर ही सुनने को मिलती है कि फला घर मैयत हो गई है, गौसल देने आ जाओ, फला का इंतकाल हो गया है, कब्र खोद दो। मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी की शादी से पहले हम यहाँ से चले जाएं। तुम भले यही काम करते रहना, लेकिन यहाँ से दूर रहेंगे तो हमारे बच्चे और मैं सारे सिलसिले से दूर रहेंगे। अब्बा गुस्से से घर से निकल के चले गए थे, पर अम्मा पैर पटकती हुई किसी मैयत के गुस्ल के लिए निकल गई थी। और मैं सोच रही थी कि आखिर कब तक ये सब ऐसे ही चलेगा। मेरी शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन जहाँ हम रहा करते थे वहाँ कोई रिश्ते लाने को भी राजी नहीं था। और शायद अम्मा के चिड़चिड़ेपन के पीछे भी यही वजह थी। मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई थी। शाम गए, अम्मा घर लौटी तो कुछ खोई खोई से थे, पता नहीं किन सोचों में गुम थी। कई दफा मैंने अम्मा से पूछा भी, अम्मा खाने में क्या पकाऊं, लेकिन उन्होंने कोई खास जवाब ना दिया। वरना इस सवाल के जवाब में भी वो बहुत खरी खरी सुनाती थी कि कुछ भी पका लो, यहाँ तो कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद अब्बा घर आए तो अम्मा ने उन्हें प्यार से अपने सामने बिठाया और कहने लगी कि देख आयशा के अब्बा, जो कुछ भी मैं कहती हूँ बेटी के मुस्तकबिल का सोच कर कहती हूँ। मैंने सारी जिंदगी तेरे साथ इस कब्रिस्तान में गुजार ली है, लेकिन हमारी बेटी का मुस्तकबिल यहाँ रहने की वजह से वीरान हो गया। तू ही देख ले कि कैसे घर बैठी है। ये अभी तक इसकी शादी के बारे में सोचती हूँ तो होल उठते हैं, कौन आएगा यहाँ रिश्ता लेकर। कब्रिस्तान में भी शादी ब्याह होते हैं क्या? अम्मा के नरम लहजे की वजह से अब्बा भी नरमी से बात करते हुए कहने लगे, मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतनी तनख्वाह नहीं है कि ये घर छोड़ दूँ और शहर में जाकर बस जाऊँ। अम्मा कहने लगे, तू ठीक कहता है, महंगाई वाकई बहुत है, लेकिन हम बेटी के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोच तो सकते हैं ना। अब्बा कहने लगे, मैं दिन रात सोच ही तो रहा हूँ, मगर समझ नहीं आता कि क्या करूँ। सोच रहा हूँ कि गांव में अपने भाई से बात करूँ और इसकी शादी करके इसे गांव में भेज दो। अब्बा की बात सुनते ही अम्मा ने नाराजगी से अब्बा को देखा और कहने लगी, खुद हमने सारी जिंदगी यहाँ इस वीराने में गुजार दी और अब बेटी को उस गांव में भेज दो जहाँ बिजली और पानी की सहूलत भी नहीं। इंसान बेहतरी के लिए हल तलाश करता है और तुम तो जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने का सोच रहे हो। अब्बा कहने लगे, अरे नेक बख्त, फिर तू ही कुछ बता दे, क्या करना है, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अम्मा ने अपने दुपट्टे के कोने से एक तावीज जैसी चीज निकाल कर अब्बा के हाथ में थमाई और कहने लगी, मेरी बात मान और इसे किसी ऐसे कब्र में दफन कर दे जो तूने आज कल में बनाई हो। अम्मा के हाथ में पकड़े तावीज को देखकर अब्बा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो उठ खड़े हुए और कहने लगे, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। तुझे मालूम नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह है? किसी कब्र के अंदर तावीज गाड़ना बहुत ही गलत बात है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, अपनी खुशियों के लिए मैं ऐसा काम हरगिज भी नहीं कर सकता। अब्बा ने अम्मा के हाथ से तावीज ना लिया, बल्कि अम्मा को बुरा भला कहते अपने कमरे में चले गए। अम्मा ने वो तावीज संभाल कर रख दिया और कहने लगी, तेरा बाप तो चाहता ही नहीं है कि हमारे दिन बदले। अगर ये कब्र में ये तावीज रख देगा तो क्या चला जाएगा? मैं तो बस तेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहती हूँ। अम्मा ये कहती हुई आंसू बहाने लगी थी और मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या सही है और क्या गलत है। कभी लगता है कि अब्बा की बात ठीक है, अपने खुशियों के लिए ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, तो कभी लगता है कि अम्मा ठीक कहती है। कब तक हम यहाँ इस कब्रिस्तान में जिंदगी गुजार सकते और कब तक मैं रिश्तों के आसरे में दरवाजे की राह तकती रहती। अम्मा ने गुस्से में अब्बा से बातचीत बंद कर दी थी। घर में काफी खामोशी छा गई थी। रोज रोज के झगड़े भी खत्म हो गए थे, लेकिन ये खामोशी बहुत ही पुरअसरार सी थी। कभी कभी तो इस खामोशी से मेरा दम घुटने लगता था। और फिर इसी तरह हफ्ता गुजर गया तो अब्बा गुस्से से कहने लगे, अरे नेक बख्त, तेरे साथ क्या मसाला है? क्यों चाहती है तू के मैं ऐसा कोई गलत काम करूं? अम्मा ने अब्बा से कोई बात न की, जवाब ही न दिया, खामोशी से मुंह फेर कर बैठ के। न जाने अब्बा के दिल में क्या समाई, कहने लगे, अच्छा ठीक है, ला मुझे दे तावीज, मैं करता हूँ कुछ। अब्बा की बात सुनकर जहाँ मैं हैरान हो गई थी, वहीं अम्मा के चेहरे पर खुशी के रंग आ गए थे।
वो जल्दी से गई और जहाँ अलमारी में ताबीज संभाल कर रखा था वहां से निकाल कर लाए। कहने लगी कि बस ये सोच कर दफन कर देना कि इसके दफनाने से तेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई ऐसी कब्र जिसे तूने कुछ ही दिनों पहले बनाया हो, ज्यादा पुरानी ना हो, वहां इसे गाड़ देना। अब्बा ने वो ताबीज लिया और घर से निकल कर चले गए। अम्मा की खुशी की इंतहा ना रही। कहने लगी बस मेरी बेटी, अब तू ज्यादा दिन हमारी दहलीज पर बैठने वाली नहीं है। देखना जल्दी तेरा बहुत ही अच्छी जगह से रिश्ता आएगा और तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अम्मा से पूछा ये ताबीज तुम कहाँ से लाई थी? अम्मा कहने लगी मैं मैयत को गुस्ल देने गई थी। वहीं एक औरत ने बताया कि कोई बुजुर्ग है वो ताबीज देते जिससे बेटी के रिश्ते का मसाला हल हो जाता है। इत्तेफाक से इस औरत के पास एक ताबीज मौजूद भी था। उसने वही मुझे दे दिया तो मैं ले आई। अम्मा की बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी कि मैयत वाले घर में किसके पास इतनी फुर्सत थी जो अम्मा के मसाले हल करने बैठा था। वो जो कोई भी औरत थी उसे कैसे मालूम था कि अम्मा रिश्ते के लिए परेशान है, और अगर अम्मा परेशान थी तो उसने अम्मा को मुफ्त में ही बुजुर्ग का ताबीज दे दिया था। बड़ी अजीब सी बात थी। दिन में बहुत से सवालात आ रहे थे। अम्मा से पूछने पर अम्मा ने कहा तू भी अपने बाप पर गई है, बात की खाल उतारने के पीछे पड़ जाती है। हमारा काम हो रहा है, बस यही काफी है। उस औरत ने ताबीज कहाँ से लिया, कितने का लिया, क्यों लिया, इन बातों से हमारा क्या सरोकार है। वह भी शादी के जिक्र पर खुश हो गई। अम्मा ने तो मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। दिन में एक आध चक्कर बाजार का काट लेती और कोई छोटी मोटी चीज खरीद कर ले आती। मैं तो उनकी खुशी देखकर ही खुश हो जाती थी। पता नहीं उन्हें क्यों इस ताबीज पर इतना यकीन था कि वो बगैर किसी रिश्ते की ही शादी की तैयारियों में ऐसी मसरूफ थी जैसे आने वाले महीने में ही मेरी रुखसती होने वाली है। जब से अब्बा ने ताबीज दफन किया था हमारे घर के माहौल में काफी तब्दीली आ गई थी। अम्मा अब्बा के झगड़ों में बहुत कमी आ गई थी और अब्बा की आमदनी में भी कुछ इजाफा हो गया था। अक्सर ही लोग पानी और फूल डालने के लिए अब्बा को एक्स्ट्रा पैसे देने लग गए थे और उन्हीं पैसों से अम्मा ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू की थी। हफ्ता भर ही गुजरा था। एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई। अम्मा किसी को गुस्ल देने गई और अब तो कब्रिस्तान में ही घुमा करता था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब्बा के कमरे में कोई औरत बैठी हो। कुछ देर तो मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा क्योंकि घर में अकेली मैं थी, लेकिन फिर मैंने सही से आवाज सुनी तो मैं फौरन गई कि कहीं अम्मा तो वापस आकर उन्हें बैठ गई और फिर अब्बा से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। लेकिन वहां जाकर हैरत हुई कि कमरे में तो कोई भी नहीं था। अलबत्ता ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। मैं परेशानी से वापस बावर्ची खाने में आ गई थी, लेकिन ध्यान था कि अब्बा के कमरे में ही रह गया था। बहुत छोटी उम्र से मैं इस कब्रिस्तान में रह रही थी, इसलिए मुझे किसी भी चीज से ज्यादा खौफ नहीं आता था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद घर छोड़कर भाग जाता, लेकिन यहाँ अक्सर अजीब गरीब वाक़यात होते थे, इसलिए हम आदी भी हो चुके थे। कुछ देर बाद वो आवाज खुद ही खत्म हो गई थी और मैं भी अपने कामों में मसरूफ हो गई थी। अम्मा शाम को जब घर लौटी तो कुछ परेशान सी लग रही थी। मेरे पूछने पर कहने लगी पता नहीं क्या बात है, बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पुकार रहा। पलट कर देखती हूँ तो कोई नजर ही नहीं आता। अम्मा की बात सुनकर मुझे वो रोने वाली बात भी याद आ गई, तो मैंने अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा कहने लगी तुम्हें वहम हुआ होगा। मैंने कहा कि अम्मा अगर मुझे वहम हुआ होगा तो फिर आपको भी तो वहम ही हुआ होगा। मेरी बात सुनकर अम्मा सर हिलाकर रह गई। रात 12 बजे के करीब हम लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए लेट गए। अम्मा अब अपने कमरे में थी और मैं अपने कमरे में। अचानक ही ऐसा लगा कि जैसे कोई सहन में रो रहा हो। हमारे घर में कच्चा सहन भी था। मुझे लगा कि अम्मा है और अम्मा को लगा कि मैं हूँ। दोनों ही अपने कमरों से निकले तो एक दूसरे को देखकर हैरत ज़्यादा रह गए। फिर हमने जाकर सहन में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब्बा भी अम्मा के पीछे चले आए, पूछने लगे कौन रो रहा था। तो अम्मा कहने लगी पता नहीं, कोई भी तो नहीं है। हम तीनों ही खामोश हो गए। ऐसा बहुत एक दो दफा पहले भी हो चुका था। इसीलिए अब्बा कहने लगे जाओ दुआओं का हसार करके सो जाओ, और खुद भी अम्मा के साथ अपने कमरे में चले गए। सारी रात अजीब सी बेचैनी में गुजरी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे रो रहा हो। सुबह हुई तो अम्मा ने भी यही बात कही कि सारी रात किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और अब्बा को भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने कहा कि मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। तो अम्मा कहने लगी कि यह हम तीनों का वहम तो नहीं हो सकता, कोई न कोई बात जरूर है। अब्बा कहने लगे यह कब्रिस्तान है, यहाँ ऐसी बातें होती रहती हैं। तुम लोग दुआओं की पाबंदी करो और इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दो। मैंने और अम्मा ने दुआओं की पाबंदी भी शुरू कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क ना पड़ा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ वो आवाज तेज होती चली गई। अब तो ऐसा लगता था कि जैसे वो आवाज मेरे आसाबों पर सवार हो गई हो। अब्बा भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इससे पहले जब भी कभी ऐसा हुआ था तो कुछ दिनों बाद खुद ही सुकून हो जाता था।
लेकिन इस दफा तो 15 दिन गुजर गए थे लेकिन मामला खत्म ही नहीं हो रहा था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता लेकर एक बहुत अच्छी फैमिली आई और हैरत की बात तो ये थी वो लोग खुद से आए थे। ना ही किसी रिश्ते वाले ने राबता किया था और ना ही उनसे कोई जान पहचान थी। लड़की के माँ बाप दोनों अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए थे। लड़की का बाप कहने लगा, मैं यहाँ किसी के मैयत के तदफीन के सिलसिले में आया था। आपकी बेटी को देखा तो मुझे अपने बेटे के लिए पसंद आ गया। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अच्छी नौकरी करता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे ही रिश्ते की बात कर ली जाए। हमें तो बस शरीफ लोग चाहिए। ये सुनकर अम्मा तो बहुत खुश हुई और अब्बा भी खुश हो गए, लेकिन साथ ही हैरान भी हुए कि इस तरह रिश्ता लेकर कौन आता है। वो लोग जबरदस्ती मुझे मिठाई खिलाकर चले भी गए। कहने लगे कि बस हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, जबकि अब्बा का कहना था कि पहले हम लड़के को तो देखेंगे फिर ही बात पक्की होगी। वो कहने लगे कि हम कुछ दिनों बाद अपना बेटा लेकर हाजिर हो जाएंगे। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगी कि वो अम्मा अब्बा को अपने घर बुलाने की बजाय अपना बेटा लेकर आने की बात कर रहे थे। खैर वो कुछ देर बाद बैठकर चले गए। उनके जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई। न जाने किस किस्म की मिठाई लाए थे।